नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, भारत ने न्यूजीलैंड को फाइनली हरा दिया है और एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, क्योंकि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है। हालांकि न्यूजीलैंड से मेरी बड़ी, आप कह सकते हैं कि संवेदनाएं हैं। न्यूजीलैंड से बड़ा लगाव भी है, क्योंकि बड़े शालीनता के साथ न्यूजीलैंड क्रिकेट खेलती है। बड़ी कंपिटिटिव क्रिकेट न्यूजीलैंड खेलता है। लेकिन न्यूजीलैंड ने बड़ी चोट भी दी है भारत को। और पिछले, अगर मैं बात करूं 4 टेस्ट मैचेस की, मुंबई वाले टेस्ट मैच को छोड़कर, तो हम लोग न्यूजीलैंड को हरा नहीं पाए हैं। 2 बार उन्होंने हरा दिया, एक टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। इनफैक्ट 3 बार उन्होंने हरा दिया था, उसमें WTC का फाइनल भी जुड़ा हुआ है। और अब ये जो 5वां टेस्ट हमने खेला है पिछले, आप मानकर चलिए कि 2020 से ही, तो अब इस मैच में हमने, आप कह सकते हैं कि उन तमाम मैचेस का एक ऐसा बदला लिया है जो न्यूजीलैंड को हमेशा याद रहेगा। क्योंकि न्यूजीलैंड के पास अब सबसे बड़ी हार जो उनको मिली है, उसका आप कह सकते हैं तोहफा उनके पास है, और ये तोहफा भारत ने दिया है। जी हां, कुछ भी मैं बात करूं, मैच का विश्लेषण करूं, इस मैच का पोस्ट मैच एनालिसिस करूं या रिव्यू करूं, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है, इस पूरे एनालिसिस के इससे भी पहले, कि दरअसल भारत ने न्यूजीलैंड को, आप जानते हैं कितने रनों से हराया है? 100 नहीं, 200 नहीं, 300 भी नहीं, बल्कि 372 रन। आमतौर पर टेस्ट क्रिकेट में 372 रन एक पारी में भी नहीं बनते, और भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 372 रनों से हराया है। और वाकई में यह बहुत बड़ी जीत है भारतीय टीम की। ये रन्स के लिहाज से, रन्स के दृष्टिकोण से ये सबसे बड़ी जीत है। तो वहीं न्यूजीलैंड की ये रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले भारत की जो रनों के लिहाज से जो सबसे बड़ी जीत थी, वो थी 337 रन की, जो कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आई थी। भारत में ही वो मैच खेला गया था, दिल्ली में। लेकिन अब ये 372 रनों की हो गई है। वहीं अगर न्यूजीलैंड की मैं बात करूं, तो न्यूजीलैंड को हमने इससे पहले 2016 में इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में, आप जानते हैं होलका स्टेडियम वहां पर है, तो वहां पर 321 रन से हमने हराया था 2016 में। लेकिन अब उनको और भी ज्यादा मार्जिन से हमने हरा दिया है, 372 रनों से। न्यूजीलैंड की यह सबसे बड़ी हार है रनों के लिहाज से, अगर मैं बात करूं। इससे पहले न्यूजीलैंड की जो हार थी, वो थी 358 रनों की, जो उन्हें साउथ अफ्रीका से मिली थी 2007 में, जोहानिसबर्ग का वो टेस्ट मैच था। तो अब चलिए इस मैच के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बातें बताता हूं, कुछ जरूरी जानकारियां बताना चाहूंगा। देखिए, ये मैच खेला गया देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में, और कोविड के कारण इसमें दर्शकों की जो लिमिट थी वो सेट की गई। लेकिन दर्शकों ने पूरा उत्साह बनाकर रखा, पूरे जोश के साथ भारतीय टीम को सपोर्ट किया। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल को भी, जो कि आप कह सकते हैं कि उनका होम टाउन था किसी जमाने में, मुंबई का ही ग्राउंड, मुंबई से वो फिर उनकी फैमिली शिफ्ट हो गई थी न्यूजीलैंड के लिए। तो फिर अपने लोकल बॉय के लिए, जो भारतवंशी हैं, भारतीय मूल के हैं, उनके लिए भी चीयर अप किया। और उनके लिए क्यों चीयर किया वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ जरूरी डिटेल्स। तो देखिए, मुंबई में ये मैच खेला गया था, वानखेड़े स्टेडियम का ये ग्राउंड था। और आप ये मानकर चलिए कि 3.25 दिन ही, यानी कंप्लीट 3 दिन भी नहीं हुए, क्योंकि आप देखिए पहला सेशन जो डे 1 था, उसमें पहला सेशन तो धुल गया था, बारिश की नजर हो गया था। तो हम ये मानकर चलते हैं कि, आप ये मानकर चलिए कि केवल 9 सेशंस का गेम हुआ है, और 9 सेशंस में ही नतीजा भी आ गया। हालांकि ऑफिशियली ये चौथे दिन ये मैच गया, और लंच से पहले हमने न्यूजीलैंड को हरा दिया, धराशायी कर दिया, वन साइडेड मैच कर दिया। शेयर डोमिनेंस भारतीय टीम की उसमें देखने को मिली। बेहतरीन कप्तानी हुई, बेहतरीन गेंदबाजी हुई, बेहतरीन बल्लेबाजी हुई, और शानदार क्षेत्र रक्षण भी हुआ, सब कुछ हुआ। और इस मैच में आपको मैं बताऊं, इतना रोमांच था कि शायद कोई T20 मैच भी इसके सामने फेल हो जाए। लेकिन मैं आपको जल्दी से एक बात बताना चाहूंगा कि इस मैच में जो वापसी हुई, इस मैच में दरअसल वापसी हुई विराट कोहली की। और विराट कोहली के बारे में आप जानते हैं कि पहले मैच में वो खेले नहीं थे, और T20 श्रृंखला में भी वो नहीं खेले थे, उन्होंने रेस्ट लिया था। लेकिन मुंबई में उनकी वापसी होती है, और चूंकि अब हमारे ओरिजिनल कप्तान की वापसी हो जाती है, तो इत्तेफाक कह सकते हैं आप इसे, कि जो अजिंक्य रहाणे हैं वो चोटिल हो जाते हैं, और उनके साथ चोटिल होते हैं रविंद्र जडेजा भी, और साथ ही साथ उनके साथ चोटिल हो जाते हैं ईशांत शर्मा भी। तो अब आप देखिए कि 3 प्रमुख खिलाड़ी जो पहले टेस्ट मैच में थे, उनके स्थान पर सबसे पहले तो रिप्लेसमेंट के तौर पर जो ऑब्वियस रिप्लेसमेंट था वो विराट कोहली आ गए। इसके अलावा ईशांत शर्मा की जगह आए मोहम्मद सिराज, और रविंद्र जडेजा के
जगह आए दरअसल जयंत यादव। तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो गया ऑलमोस्ट, आप ये मानकर चलिए। और जयंत यादव का तो यहाँ पर शतक भी था इस ग्राउंड पर आज से कई वर्ष पहले, तो उनको खिलाया गया। इसके अलावा न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूं तो उनके कप्तान केन विलियमसन भी चोटिल हो गए अपनी जो उनकी एल्बो की इंजरी है उसके कारण। वो इंजरी उनको लंबे समय से है, वो एक बार फिर से उखड़ आई और वो इंजर्ड हो गए, घायल हो गए। तो उनके स्थान पर दरअसल आए डैरिल मिचेल, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में हाल ही में आप जानते हैं अच्छा प्रदर्शन किया था, और कप्तानी मिली टॉम लेथम को। तो टॉम लेथम को दरअसल ये जब कप्तानी मिल गई और भारत के ओरिजिनल कप्तान वापस आ गए, यानी पहले मैच में कप्तान थे अजिंक्य रहाणे भारत के और न्यूजीलैंड के थे केन विलियमसन, और एक ही सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में कप्तान हो गए हमारे विराट कोहली और उनके हो गए टॉम लेथम। इसके अलावा आपको और कुछ जरूरी जानकारी टॉस से रिलेटेड। टॉस विराट कोहली ने जीत लिया, यानी राहुल द्रविड़ जब से कप्तान बने हैं तब से भारत कोई टॉस नहीं हारा है। ये बड़ी आप कह सकते हैं एक लकी चाम आप कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये है भाई। रोहित शर्मा जब कप्तान थे हमने टॉस तमाम जीते, वहां पे क्लीन स्वीप किया 3-0। यहां पर आप कह सकते हैं कि व्हाइट वॉश नहीं हुआ, लेकिन इंडिया हारा भी नहीं और सामने वाली टीम का स्कोर भी नहीं बढ़ा, तो 1-0 से हमने यहां भी किया। तो अभी तक राहुल द्रविड़ की जो पहली सीरीज थी बतौर कोच और उनके नए कोचिंग स्टाफ के साथ, ये बेहतरीन रही है। हमने न्यूजीलैंड को 3-0 से 3-0 से हमने T20 में हराया और फिर उसके बाद 1-0 से हमने टेस्ट सीरीज में भी हरा दिया। पहला टेस्ट मैच आप जानते हैं कि ड्रॉ हो गया था। बहरहाल टॉस जीतते हैं विराट कोहली और डिसाइड करते हैं बैटिंग करने का। पहला निर्णय होता है कि भारत पहले बल्लेबाजी करेगा। तो सबसे पहले आपको स्कोर बता देते हैं। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 325 रन बनाए 10 विकेट के नुकसान पर। और इसमें रोचक बात पता है क्या रही दोस्तों? इसमें रोचक बात तो पहले आपको बल्लेबाजी के लिहाज से बताते हैं। मयंक अग्रवाल 150 रन। मयंक अग्रवाल पहले टेस्ट मैच में काफी निराशाजनक उनका प्रदर्शन रहा था, तो ऐसे में कहा जा रहा था कि शायद उनकी जगह ना बने, शायद उनको दक्षिण अफ्रीका भी ना लेकर जाया जाए। लेकिन अब एट दिस मोमेंट इनके एक इस मैसिव पारी ने इस विशाल पारी ने उनके तमाम रास्तों को खोल दिया है। वो दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। ऑब्वियसली पहले फर्स्ट 2 ओपनर्स के फॉर्म में नहीं जाएंगे वो, लेकिन हमारे थर्ड ओपनर के तौर पर अब कोई इसमें शक शुबा नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि मयंक अग्रवाल के अलावा कोई जाए। हाँ, अगर चौथा ओपनर होता तो फिर ऑब्वियसली बात है उनके काउंटर पार्ट शुभमन गिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल मयंक अग्रवाल का एक आप कह सकते हैं कि एक इजी पैसेज उनके लिए हो चुका है, क्योंकि उन्होंने 150 रन की पारी खेली है। शुभमन गिल उनके साथी 44 रन उन्होंने बनाए, तो काफी कंसिस्टेंसी शुभमन गिल भी दिखा रहे हैं। पहले मैच में आप जानते हैं उन्होंने अर्धशतक लगाया था पहली पारी में। अब इस मैच में उन्होंने 44 रन की पारी खेली पहले ही पारी में। चेतेश्वर पुजारा अनफॉर्चुनेट रहे, 0 पर आउट हो गए। विराट कोहली 0 पर आउट हो गए। उनके डिसीजन को लेकर उनका जो आउट देने का तरीका था उस पर काफी सवाल उठे, लेकिन फिर विराट कोहली ने आप जानते हैं कि अच्छा जेस्चर दिखाते हुए वो पवेलियन में चले गए। हालांकि अंपायरिंग को लेकर इस मैच में भी काफी ज्यादा प्रश्न उठे हैं, लेवल बहुत ज्यादा साधारण रहा है। श्रेयस अय्यर 18 रन बनाए, पहले मैच के शतकवीर, डेब्यू में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज और अर्धशतक लगाने वाले भी, इनफैक्ट वैसे 16वें वो बल्लेबाज थे। वो भी इस मैच में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, 18 रन उन्होंने बनाए। रिद्धिमान साहा 27 रन बना पाए। रविचंद्रन अश्विन 0 पर आउट हो गए। अक्षर पटेल ने रविंद्र जडेजा की कमी नहीं खलने दी दोस्तों, ना गेंदबाजी में और ना ही बल्लेबाजी में। अक्षर पटेल ने 50 रन की पारी खेली, 52 रन उन्होंने बनाए। शानदार और अच्छी पार्टनरशिप करी उन्होंने, जिसके बदौलत आप कह सकते हैं कि भारत का स्कोर 325 तक पहुंचा। जयंत यादव छोटा स्कोर उन्होंने बनाया, 12 रन उन्होंने बनाए। उमेश यादव 0 के स्कोर पर नॉट आउट रहे। मोहम्मद सिराज 4 के स्कोर पर आउट हो गए। तो ये तो भारत का बैटिंग कार्ड है, लेकिन अब इसमें जो सबसे बड़ी रोमांचक बात है, एक ऐतिहासिक बात है, वो ये है कि हमारे तमाम के तमाम 11 बल्लेबाजों में से 11 लोगों की जो टीम होती है उसमें से 10 विकेट का ही मैच होता है। तो 10 विकेट की एक पारी में 10 के 10 विकेट एजाज पटेल ने लिए हैं। जी हां, मैं जिस बात का शुरुआत में कर रहा था कि भाई एजाज पटेल को आखिर क्यों इतनी शोहरत मिली, इतना क्यों समर्थन मिला, इतनी क्यों ज्यादा सराहना मिली मुंबईकरों की तरफ से, तो इसका कारण यह है कि एजाज पटेल ने एक इतिहास रच दिया है, एक ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। शानदार शब्द नहीं है मेरे पास, मेरे शब्दकोश में, जो उन्होंने प्रदर्शन किया है। 10 के 10 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, यानी फ्रॉम मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, रिद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, जयंत यादव, मोहम्मद सिराज, टॉप 10
फाइनल स्कोर कंप्लीट 10 का उन्होंने स्कोर बनाया, 10 के 10 विकेट लिए। और उनसे पहले सिर्फ 2 लोग ही ऐसा कर सके हैं, जिसमें जिम लेकर उन्होंने 10 विकेट लिए थे, और अरसा उस बात को करीब 6 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है। और अनिल कुंबले भारत के, हमारे अनिल कुंबले लेजेंडरी बॉलर, उन्होंने भी 10 विकेट लिए थे अगेंस्ट पाकिस्तान, आपको याद होगा। सो उन दोनों गेंदबाजों के बाद तकरीबन 2 दशकों के बाद, उससे ज्यादा समय के बाद, यह मौका आया कि एजाज पटेल ने, यानी मुंबई बॉर्न एजाज पटेल ने भारतीय टीम के खिलाफ ही शानदार प्रदर्शन किया और बन गए वो पहले न्यूजीलैंडर जिन्होंने 10 विकेट लिए। और एक चीज और इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो ये कि इन्होंने विदेशी धरती पर जाकर 10 विकेट लिए। और आप जानते हैं कि हमारे स्पिनर्स में जो क्वालिटी है वो उनके स्पिनर्स में नहीं है, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी एजाज पटेल के सामने भारत के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। ऐसा लग रहा था कि कोई गड्ढों में खिला दिया गया है और एजाज पटेल को कोई पढ़ ही नहीं पा रहा था। इनफैक्ट 150 रन बनाने वाले बल्लेबाज हो या शून्य बनाने वाले बल्लेबाज हो, हर एक को आउट किया है एजाज पटेल ने। सो वेल डन एजाज पटेल, वेल डन मैन। इसके अलावा एजाज पटेल का साथ केवल टिम साउदी ने दिया, और इसके अलावा आप जानते हैं कि बाकी जो चाहे काइल जेमिसन हो, चाहे समरविल हो, या फिर सचिन रविंद्र हो, ये होते या ना होते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सारे के सारे विकेट तो आप जानते हैं कि एजाज पटेल ने लिए। और आप देख सकते हैं कि एजाज पटेल ने पहली पारी में 47.5 ओवर डाले, यानी करीब करीब 50 ओवर का उन्होंने गेम खेला है, गेंदबाजी की है। आप सोचिए, फिंगर स्पिनर वो है, उंगलियों में कितना दर्द हुआ होगा और कंधों में कितना दर्द हुआ होगा, फिर भी उन्होंने 10 के 10 विकेट लिए 119 रन देके। सो वेल डन एजाज पटेल वंस अगेन। इसके अलावा अब न्यूजीलैंड की बात करते थे। देखिए, भारत के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग मूवमेंट हो गया था कि भाई हमारे 10 के 10 विकेट एक ही गेंदबाज ने ले लिए, और वो गेंदबाज भी कोई इतना बड़ा ऐसा नहीं कि भाई उसका हवा हो, कोई डेल स्टेन नहीं था, कोई शेन वॉर्न नहीं था, या फिर कोई मुथैया मुरलीधरन नहीं थे, ये एजाज पटेल हैं। तो भारतीय टीम ने क्या किया भाई, कलेक्टिव एक प्रदर्शन किया और भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 62 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। जी हां, 62 के स्कोर पर, 62 पे 10। और ये साल का टेस्ट का अब तक का सबसे न्यूनतम स्कोर है। हालांकि न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड का इससे पहले भी 26 रन का उनका सबसे न्यूनतम स्कोर रहा है, लेकिन ये भी एक न्यूनतम स्कोर है अगेंस्ट इंडिया। सो 62 रन उन्होंने बनाए, सिर्फ पूरी टीम आउट हो गई 28 ओवर में, 28.1 ओवर में। टॉम लेदम कप्तान 10 रन उन्होंने बनाए, और सबसे ज्यादा जो इनकी पारी में रन बनाए वो काइल जेमिसन ने बनाए 17 रन। और इसके अलावा आप देखिए कि चाहे विल यंग की बात हो 4 रन, डैरिल मिचेल 8 रन, रॉस टेलर 1 रन, हेनरी निकल्स 7 रन, टॉम ब्लंडल 8 रन, सचिन रविंद्र 4 रन, काइल जेमिसन जैसा कि मैंने आपको बताया 17 रन, टिम साउदी 0, समरविल 0, एजाज पटेल नॉट आउट 0 पर रहे। तो ये फोन कॉल जैसा नंबर लग रहा है, 481784 और 0। तो केवल 2 बल्लेबाज थे जिन्होंने डबल फिगर्स पे रन बनाए, और ये उनका एक प्रकार से प्रदर्शन रहा। तो भारत को एक भारी भरकम लीड भी मिली, बहुत बड़ी लीड मिली भारत को, 250 रनों से ज्यादा की लीड मिली। और इसमें ये चांस भी था कि भाई भारत फॉलो ऑन कराया था, लेकिन भारत ने फॉलो ऑन नहीं करा। शायद ऐसा हो सकता है कि दक्षिण अफ्रीका के आगामी दौरे को देखते हुए भारत चाहता, या भारतीय टीम चाहती हो, रणनीतिकार ये चाहते हो कि भाई भारतीय बल्लेबाजों की बैटिंग हो जाए, कोहली शतक लगा लें या हाफ सेंचुरी लगा लें, चेतेश्वर पुजारा को मौका मिल जाए, अपने हाथ वो साफ कर लें, और भी तमाम जो बल्लेबाज हैं जिनकी शायद ज्यादा बैटिंग नहीं आ पाई या जो ज्यादा जल्दी आउट हो गए, वो भी एक प्रकार से इसमें रन बना ले, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 250-260 रन से ज्यादा की लीड थी। तो यहां पर कोई टेंशन या कोई प्रेशर की बात भी नहीं थी, दिन भी बहुत सारे बचे थे। तो भारतीय टीम का ये निर्णय, हालांकि मैं इसका समर्थन भी करता हूं, अच्छा डिसीजन था ये, और तो ये निर्णय लिया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा भारतीय टीम ने कितना स्कोर बनाया, लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि उमेश यादव विकेट कोई नहीं ले पाए, उन्होंने बहुत ही कम ओवर भी डाले, बहुत ही कम गेंदबाजी भी की उन्होंने। मोहम्मद सिराज ने शुरुआत के 3 विकेट लिए दोस्तों, और ऐसा लगने लग गया था कि भाई ऐसा हो सकता है कि कहीं एजाज पटेल ने जो किया वो कहीं हमारी तरफ से सिराज ना कर दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। बट ठीक है, ये मच्छर बहुत परेशान कर रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन सिराज ने 3 विकेट लिए और बड़े क्रूशियल मोमेंट्स पर उन्होंने भारतीय टीम को वहीं से मोमेंटम प्रदान किया। अक्षर पटेल 2 विकेट लिए उन्होंने, अश्विन ने 4 विकेट लिए, शानदार अश्विन का ये सीजन रहा है, चाहे विदेशी दौरा हो, चाहे विदेश में तो खैर वो ज्यादा इस बार खेले नहीं इंग्लैंड दौरे पर होम सीजन उनका बेहतरीन रहा है। और बाकी लिमिटेड फॉर्मेट ओवर्स की जो फॉर्मेट के जो गेम है वो भी बेहतरीन रहे। जयंत यादव 1 विकेट उन्होंने लिया। सो अब बात करते हैं भारतीय टीम की दूसरी पारी की। तो 276 रन भारत ने बनाए दूसरी पारी में, 7 विकेट उन्होंने गंवा दिए थे और डिक्लेयर किया, यानी घोषित कर दी अपनी पारी। मयंक अग्रवाल इस पारी में भी उन्होंने 62 रन बनाए, बेहतरीन। हालांकि
चोट में थे, दर्द में थे, एक हवाई शॉट उन्होंने खेला, वो कनेक्ट नहीं हो सका था, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि चोटिल थे, वरना ये भी शतक हो सकता था, बहुत ऐसे ब्राइट चांसेस दिख रहे थे। 62 उन्होंने बनाए, उनके साथ ओपनिंग करने आए चेतेश्वर पुजारा। जी हाँ, शुभमन गिल को भी चोट लगी थी फील्डिंग करते हुए, सो पुजारा को भेजा गया और इसके बाद पुजारा ने बनाए 47 रन और शुभमन गिल फिर आए और उन्होंने भी बनाए 47 रन। तो आप देख सकते हैं कि शुभमन गिल की कंसिस्टेंसी है, लेकिन मयंक अग्रवाल अपने स्कोर को कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि मयंक अग्रवाल अब इस रेस में आगे बढ़ चुके हैं। पुजारा 47 रन, लेकिन उनका शतक भी नहीं आया है लंबे समय से, ये बात याद रखिएगा। कोहली अनफॉर्चुनेट रहे, 36 रन के स्कोर पर वो आउट हो गए। लग रहा था कि शायद कोहली हाफ सेंचुरी तो कम से कम बनाएंगे, लेकिन कोहली आउट हो गए। और आउट भी किसने किया? रचिन रविंद्र ने। आगे और शेयर करूंगा मैं। श्रेयस अय्यर इस मैच में अच्छा नहीं खेल पाए, 14 रन उन्होंने बनाए। ऋद्धिमान साहा का भी ये साधारण से भी नीचे टेस्ट मैच रहा, 13 रन उन्होंने बनाए। अक्षर पटेल ब्रिलियंट, पहले मैच में पहली पारी में हाफ सेंचुरी, दूसरी पारी में नाबाद 41 रन, और ये स्कोर में यहां तक पहुंचने में 540 का टारगेट जो भारत ने दिया उसमें पहुंचने में इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। जयंत यादव 6 रन, और इसके अलावा बाकी लोगों की तो बैटिंग ही नहीं आई। तो भारत ने 276 पर ये अपना स्कोर डिक्लेयर कर दिया, 7 विकेट उन्होंने गंवाए थे। बात करूंगा मैं गेंदबाजी की, तो एजाज पटेल फिर से अनप्लेबल लग रहे थे, क्योंकि एजाज पटेल ने इस बार भी आप देखिए कि मयंक अग्रवाल को आउट किया, पुजारा को आउट किया, श्रेयस अय्यर को आउट किया और आउट किया जयंत यादव को। तो 4 विकेट उन्होंने लिए, 14 विकेट कुल इस मैच में उन्होंने लिए हैं। और इनके साथ जो दूसरे गेंदबाज रहे वो भी भारतीय मूल के हैं। क्या गजब का इत्तेफाक रहा है कि उन्होंने फिर इस मैच में, इस पारी में इनफैक्ट 3 विकेट लिए। तो भारतीय टीम ने जो भी विकेट्स गंवाए हैं वो भारतीय मूल के ही गेंदबाजों को दे दिए। और वो भी आप देखिए कि हमारी जो मजबूत पक्ष हुआ करता है स्पिन गेंदबाजी, हमने स्पिनर्स को ही विकेट्स दे दिए। सो 7 विकेट यहां पे गिरे। अब जो टारगेट था वो था 540 रन का, विशालकाय, असंभव। कोई भी अगर आपकी शब्दकोश हो इस प्रकार का, ऐसे विशाल टारगेट लो आप यूज कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली हार तो निश्चित थी, लेकिन हाँ बस समय मैटर करता था, समय की बात थी। सो न्यूजीलैंड ने बनाया इस बार अपने पिछले स्कोर से तकरीबन 105 रन ज्यादा, 167 रन उन्होंने कुल बनाए और 10 विकेट उन्होंने गंवा दिए। स्कोर में अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की, तो टॉम लेथम इस मैच में बिल्कुल साधारण से भी नीचे उनकी परफॉर्मेंस रही, 6 रन का उन्होंने स्कोर किया। विल यंग ने 20 रन बनाए। डेल मिचेल ने इंप्रेसिव बैटिंग करी, 60 रन उन्होंने बनाए। रॉस टेलर सीनियर खिलाड़ी, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी को नहीं उठाया, 6 रन सिर्फ उन्होंने बनाए। हेनरी निकल्स ने 44 रन बनाए। अच्छी पार्टनरशिप हुई थी मिचेल और निकल्स के बीच। टॉम ब्लेंडल अनफॉर्चुनेट 0 रन पे वो आउट हो गए। रचिन रविंद्र 18 के स्कोर पर आउट हो गए। काइल जेमिसन 0, सऊदी 0, समरवेल 1 और एजाज पटेल 0 के स्कोर पर आउट नहीं हुए, इनफैक्ट नाबाद रहे। भारत की अगर मैं बात करूं तो रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट लिए इस पारी में, और जयंत यादव ने भी 4 विकेट लिए और अक्षर पटेल ने लिए 1 विकेट। सो ये रहा भारत का स्कोर कार्ड। और अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसमें कुल मिलाकर देख सकते हैं, एक बैट्समैन रन आउट हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 36 विकेट जो इस पूरे मैच में गिरे हैं, भारत के आप कहिए 17 विकेट, और बाकी न्यूजीलैंड के जो विकेट गिरे हैं उसमें से 33 विकेट इस मैच में स्पिनर्स ने लिए हैं। कमाल हो गया इस बार। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं रविचंद्रन अश्विन की, तो रविचंद्रन अश्विन 4 बार एक ही कैलेंडर ईयर में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। और विराट कोहली की अगर मैं बात करूं तो एज अ कैप्टन उन्होंने हर फॉर्मेट में कम से कम 50 जीतों को दर्ज किया है, तो ये ऐसा करने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। एक और बात कि अनिल कुंबले का जो घर में रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा विकेट लेने का, भारत में लेने का इनफैक्ट, तो उसके रिकॉर्ड में अब सेकंड नंबर पर उस सूची में आ गए हैं रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने हमारे घर में यानी भारतीय सरजमी पर 300 विकेट लिए हैं। अनिल कुंबले के 350 है। और जैसा रविचंद्रन अश्विन का परफॉर्मेंस रहा है, फॉर्म रहा है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2 सालों में आप देखिए, हो सकता है 1 साल में ही कर दें ये, आने वाले आप देखेंगे 1.5-2 साल में ये फिर से घर में उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देंगे। और इनफैक्ट आप जानते हैं कि अभी जो हमारी जो गोल्डन सूची है, जो लेजेंड्स की सूची है, जिसमें जो गेंदबाज हमारे भारत के हैं, उसमें अभी तीसरे स्थान पर तो आए गए, इनसे ऊपर अनिल कुंबले और कपिल देव और अनिल कुंबले हैं। सो ये रहा मैच का पूरा लेखा जोखा। न्यूजीलैंड ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की है, अब ये दौरा खत्म हो चुका है और भारतीय टीम अब जा रही है दक्षिण अफ्रीका। जो दौरा 17 से पहले शुरू होना था, अब ये शुरू होगा 26 से। इसमें टेस्ट मैचेस और ओडीआई की श्रृंखला में कोई कमी या कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, कोई संशोधन नहीं किया गया। हालांकि T20 की जो 4 मैचों की श्रृंखला थी उसे किसी और समय में खेला जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ओमिक्रॉन के मामले साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो बायो सिक्योर बबल में अब ये सीरीज खेली जाएगी
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच इनका पहला खेला जाएगा 26 तारीख से। उसके लिए अब कुछ ही दिनों में भारतीय टीम का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, टीम का, स्क्वाड का, और फिर भारतीय टीम की डेट भी आ जाएगी कब ये यहां से उड़ेंगे। पहले ही हमारी वहां पर ए टीम वहां पर मौजूद है। सो उम्मीद करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में अच्छा प्रदर्शन भारत करे। एक वही फाइनल फ्रंटियर है जहां पर हम अभी तक कोई श्रृंखला, टेस्ट श्रृंखला नहीं जीत पाए हैं। और वो WTC का हिस्सा भी है। फिलहाल आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय टीम, अगर मैं बात करूं कि हम बात करें स्कोर की या रैंकिंग्स की, तो भारतीय टीम इस समय वर्ल्ड TC के टेबल पर तीसरे स्थान पर है, लेकिन भारतीय टीम के ऑब्वियसली पॉइंट सबसे ज्यादा है और भारतीय टीम ने सीरीज भी जीत ली है सबसे ज्यादा। इंग्लैंड की सीरीज भी हमने जीती है और जीती है न्यूजीलैंड की सीरीज भी। अगली अब साउथ अफ्रीका की है, हालांकि इसमें मैचेस मैटर करते हैं, सीरीज उतना मैटर नहीं करती है। अब ये हो गया लेखा जोखा। और हाँ, ICC ODI नहीं बल्कि टेस्ट रैंकिंग में हम नंबर 1 की टीम एक बार फिर से बन चुके हैं। सो ये रहा इस मैच का लेखा जोखा। बहुत अच्छी शानदार परफॉर्मेंस रही, क्लिनिकल परफॉर्मेंस रही। पिच को आप ये बात समझिए कि पिच बड़ी अच्छी थी, अच्छा बिहेव किया। न्यूजीलैंड ने अच्छा नहीं खेला, क्योंकि आप देख सकते हैं भारत ने तो अच्छी गेंदबाजी भी की और बल्लेबाजी भी की है। 325 भी भारत ने बनाए, 276 भी बनाए। सो 300 अगर एक टीम बना रही, दूसरी टीम 62 और 200 भी नहीं बना पा रही है। पहले 62 बनाती है, फिर 167 बनाती है। इसका मतलब यू हैव टू अपलॉड द इनिंग्स, अपलॉड द परफॉर्मेंस ऑफ टीम इंडिया। ऑल्सो अब इस जीत को हमें कमतर नहीं आंकना, क्योंकि आपको जानते हैं कि अब भारतीय टीम का ये गढ़ है, ये फाइनल फ्रंटियर विदेशों के लिए हो गया है, विदेशी टीमों के लिए, कि भाई हमें अब भारतीय टीम को हराना है। भारत में हराना बड़ा मुश्किल है, उनको सपने आते होंगे। और एक चीज और कि 2012 के बाद से हम लगातार 14वीं ये श्रृंखला जीत चुके हैं अपने घर में। तो आप देखिए, एक मजबूत किला बन चुका है भारत, और ये कंटिन्यू रहे, ऐसी ही मेरी कामना है। हालांकि अब देखना यह है कि अजिंक्य रहाणे का क्या होता है, चेतेश्वर पुजारा का क्या होता है, और जब इस टीम में रोहित शर्मा, KL राहुल की वापसी होती है, वो तो ऑब्वियसली खेलेंगे। श्रेयस अय्यर जाएंगे, मुझे लगता है बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस इस श्रृंखला की है, बहुत बड़े पॉजिटिव रहे। अक्षर पटेल भी इस श्रृंखला में, अगली श्रृंखला में जाएंगे, आप देखेंगे। मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह की वापसी हो जाएगी। सो अब देखना यह है कि ईशांत शर्मा का क्या होता है, क्या उनको बाहर मिलेगा। बाहर का रास्ता ऑब्वियसली मुझे लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि सिराज को पहले मौका देना चाहिए, और रविंद्र जडेजा तो ऑब्वियसली खेलेंगे। अक्षर पटेल भी वहां पर जाएंगे, आप देखेंगे। सो अच्छा है, लेकिन हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि भाई टीम इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है वो अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, माइनस श्रेयस अय्यर, हालांकि उनकी एक ही सीरीज हुई है। सो लेट्स सी अब आगे क्या होता है, आगे की क्या श्रृंखला रहती है, आगे क्या तैयारी रहती है। टिल देन इट्स गुड बाय। सो कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया, आपने श्रृंखला जीत ली है 1-0 से। और न्यूजीलैंड आपके लिए दुखद लम्हा है, अब आपका बांग्लादेश का अगला टूर होने वाला है। आपने लेकिन पूरे साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आपको भी बधाई। और न्यूजीलैंड की जाते जाते आपको मैं बताना चाहूंगा कि आखिरी विन भारत ने, आप जानते कब आई थी टेस्ट मैचेस में? 1988 में आई थी। दोस्तों सोचिए, तो इस बात को 1988 से 98, फिर 2008, फिर 2018, तो करीब 30-32 साल हो चुके हैं कि न्यूजीलैंड की टीम भारत में टेस्ट श्रृंखला छोड़िए, टेस्ट मैच भी नहीं जीत पाई है। एंड गेस व्हाट, आखिरी बार वानखेड़े में ही वो जीत आई थी। सो वेल डन टीम इंडिया, वेल डन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्य में विजयते। नमस्कार।